नाम टेड बंडी। अमेरिका के 7 अलग अलग स्टेट में इसने क्राइम किए थे। 1970s से 80s का पूरा मामला है। बचपन में टेड बंडी, जब इसकी कहानी शुरुआत से ही अजीब सी थी। जब ये पैदा हुआ तब इसकी माँ की शादी नहीं हुई थी और पैदा होने के बाद माँ ने फिर किसी और से शादी की। बाद में जिस शख्स से शादी की उसका सरनेम था बंडी और ये कुछ दिन उसके साथ रहा, लेकिन अपने सौतेले बाप के बहुत करीब नहीं जा पाया। हालांकि सौतेला बाप चाहता था इमोशनली और बाकी वो उसके साथ हो, लेकिन ये शुरू से सौतेले बाप से दूर दूर रहा। लेकिन पता नहीं क्यों ये बंडी निकनेम उसको बड़ा पसंद आया और इसलिए इसने अपने टेड नाम था, टेड के साथ ये टाइटल बंडी जोड़ा। तो टेड बंडी इसने वॉशिंगटन में रहा। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से बाकायदा साइकोलॉजी में इसने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद लॉ की पढ़ाई के लिए फिर लॉ का एडमिशन लिया कॉलेज में, लेकिन लॉ की डिग्री हासिल नहीं कर पाया। उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो गई। लॉ की पढ़ाई के दौरान इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की पढ़ाई के साथ साथ डांस भी करती थी और वो एक तरह से उससे इश्क टाइप का भी था, लेकिन बोल नहीं पाता था। एक बार ये उस लड़की के घर पहुंचता है, उसको काफ़ी उसने फॉलो किया रैकी की, और जब देखता है कि घर में कोई और नहीं है तो घर में दाखिल होता है, दरवाज़ा बंद करता है और लोहे के एक रॉड से उस लड़की के सर पे हमला करता है। लड़की का नाम केन था। वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। फिर उस रॉड के ज़रिए वो उसके जिस्म को बड़ी तकलीफ़ देता है और आखिरकार उसे जब लगता है कि केन मर चुकी है तो वहाँ से निकलता है और चला जाता है। मर जाने से पहले उसने बाकायदा धड़कनें भी सुनने की कोशिश की और उसे यकीन हो गया वो मर चुकी है, लेकिन केन जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। बाद में फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और 10 दिन तक वो अगले कोमा में रही और ठीक होने के बाद भी फिर उसके बहुत सारे जो पार्ट्स थे शरीर के उन्होंने ठीक से काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी जान बच गई। उसकी जान बचने की बात बंडी को भी पता चल जाती और उसे बड़ा गुस्सा आता अपने आप पर कि उसने पहला अटेम्प्ट किया और जिसे हम सोचा था कि मार देंगे वो मरी नहीं, जिंदा है। तो इस बात को लेके उसको बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से के बाद उसने कहा कि इस बार जो भी करेंगे वो फाइनल होगा और सामने वाले को मारेंगे। फिर इसने एक दूसरी लड़की को करीब महीने भर के अंदर अपना शिकार बनाया। ये टेड उसके घर पे गया, वो अकेली थी। उसने उसके सर पे फिर हमला किया और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की, रेप किया और फिर रेप करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इस बार लड़की की मौत हो चुकी थी। अब वो तीसरा शिकार ढूंढता है। चूँकि मैंने जैसा बताया कि गुड लुकिंग हैंडसम, तो कई बार ये सड़क पे मदद भी करता। तो एक बार लिफ्ट लेने के नाम पे एक लड़की ने मदद मांगी, टेड ने लिफ्ट दी, लेकिन फिर कार में ही उसके साथ उसको सर पे मारा, बेहोश किया। फिर सुनसान जगह पे ले जाकर एक जंगल में उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसका सर काट दिया। सर काटने के बाद वो सर उसने अपनी कार में रख लिया और घर ले गया। ये तीसरा कत्ल था। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा सिलसिला चलता रहा। इधर लड़कियों का एक तरीके से ही जो कत्ल होने का सिलसिला था, तो थोड़ी सी शहर में बेचैनी भी फैली और ये भी हुआ कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे हो रहे हैं। पुलिस भी अलर्ट हुई, एक्टिव हुई, लेकिन तब तक ये फिर दूसरे स्टेट पहुंच गया, वहाँ इसी तरीके से हरकतें करने लगा। तो एक के बाद एक जब लाशों की तादाद बढ़ती रही तब पुलिस के ऊपर प्रेशर आया। फिर पुलिस ने कहा कि हम पूरे पहले मामले से लेकर आखिरी मामले तक पूरी तफ्तीश करेंगे। इसी दौरान एक लड़की थी, एक बार पुलिस वाला बन के उस लड़की के पास गया और इसके पास एक हथकड़ी थी, हैंडकफ, और उसने उस लड़की के हाथ में हथकड़ी बांधी और उसके मारने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से वो लड़की किस्मत वाली थी जो उसके चंगुल से बच के भाग गई और पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। इसने अब तक जितने मर्डर किए थे उनमें ज़्यादातर में इसने कत्ल करने के बाद मुर्दा लाश के साथ ज़बरदस्ती की, उनका रेप किया। तो वो लड़की जो थी, जो बच गई, वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाती है और उसके ज़रिए ये पता चलता है कि बीच में उसने टेड नाम सुना, तो पुलिस को बताती है सिर्फ टेड, इतना ही नाम बताती है।
और कार के बारे में बताती है। कार था वॉक्सवैगन। तो अब दो चीज़ें थी पुलिस के पास सारे केसेस की कड़ियों को जोड़ने के लिए कि एक जो कातिल है वो वॉक्सवैगन कार में है और दूसरा उसका एक नाम टेड है। पुलिस ने अलग अलग स्टेट के कई शहरों में, ख़ासतौर पे सबसे पहले जहाँ शुरू हुआ था बर्लिंगटन, वहाँ पे जितने भी वॉक्सवैगन जिन जिन के नाम पे रजिस्टर्ड थी उन सब की लिस्ट निकाली और सोची कि कितनी सारी ऐसी हज़ारों गाड़ियाँ होंगी रजिस्टर्ड, और उनके ज़रिए कातिल तक पहुँचने की कोशिश की, नाकाम रही। दूसरा एक नाम टेड, उस शहर में जितने भी टेड नाम के लोग थे उनकी लिस्ट निकाली गई। कहते हैं उस लिस्ट में 4 जगह पे टेड बंडी का नाम आया, लेकिन पुलिस उस तक पहुँच नहीं पाई किसी वजह से, शायद जांच पूरी तरह से सच नहीं थी। पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती, इधर टेड बंडी के शिकार की तादाद बढ़ती रही। एक बार अचानक ये गुजर रहा था किसी सड़क से, ट्रैफिक पुलिस वाले ने नॉर्मल रोका कार की चेकिंग के लिए। इसने गाड़ी रोकी, पुलिस वाले ने उतारा, कार की तलाशी ली। कार के अंदर से कुछ अजीब चीज़ें मिली जिससे इस पर शक हुआ। लड़की के बाल थे, लड़की के अंडरगारमेंट्स थे, चाकू था, मास्क, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के कार में बरामद होना उस पुलिस वाले को के कान खड़े हो गए। उसने फ़ौरन अपने सुपीरियर को बताया, उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन कोई लिंक नहीं जोड़ पाया। मतलब ये पुलिस के हाथ आया लेकिन फिर भी पुलिस इसका कुछ कर नहीं पाई और ये चला गया। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर इसको पुलिस पकड़ती है और इस बार ये था कि इसने किसी को कार बेची थी और उस कार को जिसने ख़रीदा उसे उस कार को लेने के बाद उसमें कुछ डाउट हुआ तो उसने बताया पुलिस को कि हमने इसी शख्स से ख़रीदा है। फिर पुलिस इस तक पहुंचती है, इसको उठाती है। उस वक्त एक पुलिस अफसर था जिसको उस लड़की के बारे में याद था जिसके हाथ में हथकड़ी लगाई गई थी, उस पर अटेम्प्ट किया गया था और वो बच निकली थी। पुलिस उस लड़की को बुलाती है और टेड का आमना सामना उससे कराती है। जैसे ही टेड का आमना सामना होता है, लड़की फ़ौरन पहचान जाती है कि ये वही शख्स है जिसने मेरे साथ एक रात मुझे मारने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की। इसके बाद टेड को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब जितने अब तक उस शहर में और अलग अलग स्टेट में रेप हुए और कत्ल हुआ, उन सब के डीएनए सैंपल, बाकी चीज़ें सब जो रखा गया था प्रिजर्व करके, उनसे टेड का मिलान कराया जाता है। शुरुआती तौर पे 3 लड़कियों के सैंपल जो है वो टेड से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये था कि इन लड़कियों के कत्ल और रेप में टेड इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब वो मुंह खोलना शुरू करता है। उसे ये पता था कि अब उसको सज़ाए मौत होगी, लेकिन पुलिस को उलझाने के लिए और मामला टालने के लिए वो एक एक करके अलग अलग कत्ल के राज खोलता था। अब जिस कत्ल के बारे में वो नया खुलासा करता, जाहिर सी बात है कि पुलिस को लेकर उस स्पॉट पे जाने, उस जगह पे जाना जहाँ लाश फेंका वहाँ जाना है, तो इन सब चीज़ों में वक्त लग रहा था और वो एक एक कर अपने पत्ते खोल रहा था, जैसे अभी निर्भया की फांसी को लेकर पत्ते खोलते हैं। तो इस पर पूरा वक्त बीतता जा रहा था और इसकी गिरफ्तारी के बाद ये 1974 से 78 में ये पकड़ा गया और 78 में गिरफ्तारी के बाद अब एक एक कर ये धीरे धीरे एक एक करके अपना बताता कि मुझे याद आ रहा मैंने ये कत्ल किया, फिर पुलिस जाती, फिर इस तरह करते करते इसने 36 कत्ल का खुलासा किया। इसके बाद इसने खुद कहा कि ये अभी कुछ नहीं, आधा भी नहीं है, ये आंकड़ा 100 के पार जाएगा। लेकिन अब पुलिस को लगा कि ये बहुत डिले करवा रहा है। इस दौरान में इसने वकील लेने से भी मना किया। अब मुकदमा शुरू होता है। मुकदमा शुरू होने के दौरान एक दिन अपने ही मुकदमे की पैरवी के लिए लाइब्रेरी में पढ़ाई जाने के नाम पे करने के ये लाइब्रेरी से भाग जाता है, लाइब्रेरी की विंडो से। भागने के बाद हालांकि 7 दिन बाद दोबारा पकड़ा जाता है, फिर इसे लाया जाता है, फिर जेल में रखा जाता है। जेल में रखने के दौरान एक बार ये अपने जेल के सेल से ही दूसरी बार भागता है और इस बार जब भागता है वो, तो इस बार भागने के बाद वो फिर क्राइम करता है। एक ही रात में ये जब जेल से भागा तो वहाँ पे एक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में ये दाखिल होता है जेल से भागने के बाद सीधे उसी रात। और उस गर्ल्स हॉस्टल में जाने के बाद ये पहले एक लड़की का कत्ल करता है, फिर उसके साथ रेप करता है, फिर दूसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको मारता है, सॉक से, मोजा से वो उसका गला घोंटता है, फिर तीसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको बुरी तरह इंजर्ड करता है और वहाँ से भागता है, फिर चौथी लड़की के कमरे में जाता है,
फिर 5वीं के जाता है और उसके बाद उस हॉस्टल से बाहर निकलता है। उस हॉस्टल के बराबर में एक घर था सुनसान, वहाँ एक और लड़की थी, उस लड़की पे भी इसी तरीके से अटैक करता है। तो जेल से भागने के बाद एक रात में 6 लड़कियों पे ये हमला करता है, जिनमें से 3 की मौत हो जाती है और वहाँ से ये भागता है। लेकिन इसके 10-12 दिन के बाद ये फिर पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। तो कस्टडी में आने के बाद भी ये रेप करता है और कत्ल करता है। खैर पुलिस इसे पकड़ती है। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। वहाँ की अदालत इसे 36 कत्ल के मामले में सजाए मौत देती है। बाकी का ये कहा जाता है कि जो 100 कत्ल के बाद इसने अपनी लिस्ट बताई थी उसमें और वक्त लगेगा, तो इतने ही कत्ल इसके गुनाहों के अंजाम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। फिर ये इसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती और इसके सारे पुख्ता सबूत और इसको देखते हुए ये कहा जाता है कि सजाए मौत होगी। तारीख फिक्स नहीं हुई थी। अब टेड बंडी जो है ये जेल में है और फ्लोरिडा की ये जेल में था, फ्लोरिडा स्टेट की, लेकिन फांसी की तारीख तय नहीं हुई थी और ये जेल में था। इसी दौरान में 2 पुलिस अफसर रॉबर्ट और डेव, इनका काम था एक और सीरियल किलर जो कि वॉशिंगटन और उसके आसपास ही काफ़ी उसके मतलब खौफनाक एक तरह से हो चुका था, लोगों में बड़ी दहशत थी। और वो ज़्यादातर जो वैश्याएँ थीं या फिर डांस बार में काम करती थीं, ऐसी लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। और उस वक्त तक अलग अलग ऐसे करीब 50 के आसपास कत्ल हो चुके थे, बट वो हाथ नहीं आ रहा था। उसका कोई नाम भी नहीं था, कोई चेहरा भी नहीं था। उसको लोग ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानते थे, इसलिए क्योंकि वॉशिंग्टन में जो किंग काउंटी, वहाँ की एक नदी है ग्रीन रिवर, ज़्यादातर जो लाशें मिली उस ग्रीन रिवर में मिली लड़कियों की। ये कत्ल करने के बाद हर लाश को ग्रीन रिवर में बहा देता था और उस ग्रीन रिवर से एक एक कर लाशें मिल रही थी। तो जब टेड बंडी को मौत की सज़ा हो गई, ये जेल में था और ये फ्लोरिडा की जेल में था, तो इन 2 पुलिस अफसरों को लगा कि जितना खौफनाक और खूंखार ये है और जिस तरीके से ये भी सिर्फ लड़कियों का कत्ल करता है, फिर रेप करता है, फिर डेड बॉडी के साथ रेप करता है, और वही चीज़ उस दूसरे केस में ग्रीन रिवर के केस में भी आ रहा था कि उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यह है कि मौत के बाद भी उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। तो इन दोनों पुलिस अफसरों को लगा कि एक सीरियल किलर हो सकता है दूसरे सीरियल किलर के बारे में कुछ जानकारी रखता हो। तो इन दोनों ने जेल में जाकर मिलने का फैसला किया, टेड बंडी से मुलाकात की। पहली कुछ मुलाकात बेकार रही। टेड बंडी इनको एक तो कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या बताऊं, और उसने ये बताया कि वो इस ग्रीन रिवर नाम के किसी कातिल को नहीं जानता है और वो जानता भी नहीं था। बट रॉबर्ट और डेव ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार उससे बात करते रहे। अब उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तुम इतने मतलब ऐसे सीरियल किलर हो जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो वो अपनी तारीफ सुन के भी खुश हुआ और तुमने ऐसा ऐसा किया, कभी पकड़ में नहीं आए। तो एक सीरियल किलर दूसरा भी है, अगर वो तुम्हारे जगह होता तो क्या करता, या क्या तुम भी वैसे ही करते थे? तो पहले ये हंसा टेड बंडी और बोला कि मेरा कंपैरिजन किसी और से मत करो, सब बेवकूफ़ है, मेरे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। फिर इन दोनों पुलिस अफसर ने उसको ग्रीन रिवर के कत्ल की कुछ कहानियाँ सुनाई। तो एक दिन वो अचानक कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा किलर है। तो जब ये लाइन बोली तब इन दोनों को कुछ उम्मीद जगी कि शायद इसमें कुछ ये बता सके, कुछ मदद कर सके। लेकिन एक चीज़ अब तक की पूछताछ में क्लियर हो चुका था और वो ये कि ये ग्रीन रिवर को नहीं जानता है। लेकिन पुलिस ने अब इसके ज़रिए कि एक सीरियल किलर के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या करता है, उस ग्रीन रिवर सीरियल किलर को पकड़ने का फैसला किया। अब इसके बाद जब इन दोनों ने ये फैसला किया तो अब उससे लगातार अलग अलग पूछताछ करते रहे। वक्त बीतता रहा, वो कुछ बताता नहीं। एक दिन जब उसने कहा कि ये मेरे जैसा सीरियल किलर, तब उनको पहली बार ये उम्मीद जगी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ये कत्ल करते हो या तुम लाश के साथ, बॉडी के साथ रेप करते हो, तो ये सब तुम क्यों करते, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता? तब उसने कई चीज़ें कही, और ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि मेरे ख्याल में सारे पुलिस और जो सीरियल किलर है उनकी माइंड क्या होती है, सोचते क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। तो उसने जो 2-3 खास चीज़ें कही, उसने एक कहा कि हर सीरियल किलर जिसका कत्ल करता है उसकी बॉडी पे उसको अपना अधिकार मानता है कि ये लाश मेरा है और मेरा इस पे अधिकार है। नंबर 2,
वो जो खून है और जो उसकी गंध है वो उसको एक तरह का नशा देती है। और जो लाश है जो सड़ चुकी होती है, वहाँ पे खड़े रहना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन अगर वहाँ पे भी आप खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर विजेता हैं। इस तरह की चीज़ें उसने बोली। टेड बंडी की एक ये भी चीज़ थी कि 36 जो कत्ल की बात जिसके लिए सज़ा हुई, 12 लड़कियों के इसने सर काट कर अपने घर में भी रखे थे और कई बार उन सरों को साथ रख के बिस्तर पे सोता था। उसने बताया वो इसलिए क्योंकि इन सरों में वो अपनी कामयाबी देखता था और उसे लगता था ये सर नहीं बल्कि ट्रॉफी है। तो जब सारी चीज़ें पता चली और उससे सिर्फ पूछताछ हुई, तब उसने कहा कि हर सीरियल किलर लाश पे अपना अधिकार मानता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था और बात ऐसे ही जा रही थी। तभी एक दिन अचानक उसने कहा कि जो सीरियल किलर जैसे मैं हूँ, मैंने हर कत्ल के बाद उस जगह का दोबारा दौरा किया जहाँ पे मैंने या तो लाश फेंकी या मैंने ठिकाने लगाई। तो रॉबर्ट और डेव के कान पहली बार खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि एक सीरियल किलर के लिए जो स्पॉट है जहाँ पे वो लाश फेंकता है वो किसी तीर्थ स्थान जैसा होता है, ये लाइनें उसकी, और वो उसका दोबारा वहाँ पे जाना ज़रूर चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी विक्ट्री है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है और वो जाकर वहाँ देखना चाहता है, वहाँ की उस मट्टी, वहाँ की उस चीज़ की गंध लेना चाहता है। तो इसने बताया कि मैंने जितने भी कत्ल किए मैं हर उन जगहों पे दोबारा ज़रूर गया हूँ। तो बोला अगर वो मेरे जैसा ही, इस कहानियों से लगता है कि ग्रीन रिवर भी मेरे जैसा ही कातिल है, तो 100% वो स्पॉट पे दोबारा गया होगा और हर जगह गया होगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक पुलिस अगले कत्ल का इंतज़ार करे या फिर पुलिस जो पहले कत्ल हो चुका है अभी हाल में वहाँ पे जाकर निगरानी करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लास्ट कत्ल की निगरानी करेंगे। तब टेड बंडी कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अगर पुरानी लाश है और बहुत ज़्यादा पहले कत्ल हो चुका है तो तुम वहाँ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ताज़ी लाश के पास जाओगे और तुम वहाँ नज़र रखो दूर से, अब वो पक्का आएगा। इन दोनों में एक सिमिलरिटी यही थी जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कत्ल करने के बाद रेप करते थे और सेम ग्रीन रिवर के साथ के केसेस में हुए थे। तो जब इसने कहा कि तुम जो हाल में जिसका कत्ल हुआ, जिस जगह पे बॉडी मिली है या बॉडी है, अगर तुम वहाँ निगरानी सिर्फ रखो तो वो आएगा। रॉबर्ट और डेव ने इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लिया। उसके बाद सारे केस की उन्होंने तफ्तीश शुरू की। इसी दौरान एक खबर आई, एक जंगल में एक लड़की की लाश मिली, उसी तरीके से मारी गई और उसके साथ भी वैसे ही सब कुछ हुआ। रॉबर्ट और डेव उस जगह पे अपने लोगों को सादी वर्दी में छुपा देते हैं और इंतज़ार करते हैं टेड बंडी की उस लाइन पे कि कातिल ज़रूर उस मौका या वारदात पे दोबारा आता है। पहले 2 दिन बेकार जाते हैं, तीसरे दिन रात को एक शख्स वहाँ पहुँचता है और इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है। जब पकड़ती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, उसका नाम एक्चुअल में गैरी रिजवे है। गैरी रिजवे, जिसको मीडिया ने और बाकी लोगों ने ग्रीन रिवर किलर का नाम दिया था। इस दौरान में टेड बंडी को 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाकर, यानी कि जो बिजली का झटका देकर सजाए मौत दे दी जाती है। उसकी मौत के बाद इसी दौरान में जो गैरी रिजवे है ये पुलिस के हाथ आ जाता है और उस टेड बंडी के उस चीज़ के वजह से जो एक उसने सुराग दिया था कि एक कातिल मौका वारदात पर ज़रूर आता देखने के लिए, और यही चीज़ पुलिस के लिए काम कर गई और इस तरीके से एक सीरियल किलर की बदौलत दूसरा सीरियल किलर पकड़ा गया। अब जो ग्रीन रिवर है, गैरी रिजस, इसके ऊपर मुकदमा शुरू होता है। टेड बंडी का केस इसे मालूम था, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसने चालाकी की, इसने करीब 50 कत्ल की बात मानी सारी औरतों और लड़कियों की, लेकिन अदालत ने, जो अमेरिका में कई स्टेट में ऐसा है कि अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो आपकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है, जैसे डेथ पेनल्टी से नीचे लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो इसने अपने गुनाह को कबूल किया, 50 के करीब आसपास के कत्ल को। हालांकि डीएनए के ज़रिए उसमें से बहुत कम मैच किया, लेकिन ये था कि काफ़ी ज़्यादा था वो भी कत्ल की तादाद। लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए इसको सज़ाए मौत नहीं मिली, बल्कि
440 साल की सज़ा हुई शायद, मतलब उम्र कैद, जब तक ज़िंदा है जेल में रहेगा। साथ में एक शर्त ये भी लगाएगी कि जब तक ज़िंदा जेल में रहेगा इस दौरान में कभी इसको पेरोल पे भी बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक बार जेल के अंदर गया तो फिर बाहर कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में किसी भी कानूनी उसका फ़ायदा उठाकर ये कभी बाहर नहीं आएगा, जैसे पेरोल हो गया, फरलो हो गया, ये नहीं आएगा। तो उसके बाद से ये जेल में है गैरी रिजवे उर्फ ग्रीन रिवर किलर, और उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो ये थी कहानी कैसे एक सीरियल किलर जिसके बारे में आज भी कहते हैं कि इसके नाम 100 से ज़्यादा कत्ल है, लेकिन रिकॉर्ड पे 36 ही है। तो 100 कत्ल करने वाला एक 50 कत्ल करने वाले दूसरे सीरियल किलर को पकड़वाने में मदद करता है, क्योंकि उसकी सोच और उस सीरियल किलर की सोच लगभग एक जैसी थी, और इस सोच को पुलिस ने सोचा और फिर उस तक पहुंची।